हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी या MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग एक नज़र में, यानी बहुत सारे क्वेश्चन को एक नज़र में एक वीडियो के अंतर्गत हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं या उसे विकल्प के रूप में देखा जाए या एक नंबर के रूप में देखा जाए या 2 नंबर के रूप में देखा जाए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे क्वेश्चन को एक नज़र में हम साधने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि विश्व का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि विश्व के प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना 1157 में, कब 1157 में बैंक का नाम था बैंक ऑफ वेनिस, यानी वेनिस बैंक की स्थापना, बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी। और राज्य कहाँ? इटली में, यानी इटली देश का नाम है और वेनिस राज्य का नाम है, इसलिए उसे बैंक ऑफ वेनिस के नाम से जानते हैं। 1157 में विश्व का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना बैंक ऑफ वेनिस इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक की स्थापना कब और कहां हुआ था, यानी भारत में कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1770 में भारत का जो कमर्शियल बैंक था वो 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यानी भारत का प्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक का नाम द बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। उसके बाद भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों का दौर आता है। तो 1806 में, 1840 में, 1843 में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुआ था। अभी मैं उसका जिक्र करते हैं। और देखिए यहाँ पे मोंटे का जर्मनी शब्द क्या होता है, मोंटे का जर्मनी पर्यायवाची शब्द क्या होता है। मैंने बताया था बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना इस आधार पे हुई कि वहाँ के जो जनता थी, वहाँ का जो देश था वो जर्मनी के अधीन था, जर्मनी का अधिकांश भागों में शासन था, जिसके वजह से इटली बहुत परेशान था। तो इटली का जो प्रशासक थे अपनी जनता से 1% धनराशियाँ मांगने का प्रयास किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी धनराशि एकत्रित हो गई। जो बहुत ऊंचा भाग होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं मोंटे। मोंटे का मतलब होता है पहाड़, लेकिन मोंटे को जर्मनी में यानी मोंटे का जो पर्यायवाची, जर्मन पर्यायवाची क्या होता आता क्वेश्चन होता है, इसको होते हैं बैंक होता है। बैंक जिसको बोलते हैं कोष, यानी बैंक होता है जिसको हम बोलते हैं कोष। तो एक नजर में आप जाने कि मोंटे का जर्मन पर्यायवाची शब्द होता है बैंक, और बैंक का जो हिंदी शब्द होता है उसको बोलते हैं कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं कि आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी। हाँ, यही जो द बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस महाद्वीप में हुई थी। 4 क्वेश्चन ऑप्शन आ जाते हैं कि एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में और अमेरिकी महाद्वीप में। तो इस कहाँ हुआ था, तो ये जान लीजिए। सर्वप्रथम आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना, द बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना यूरोप महाद्वीप में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यूरोप महाद्वीप में हुई थी। यूरोप महाद्वीप में हुई थी। अक्सर आता है, पूछता है कि आधुनिक व्यापारिक बैंक की स्थापना किस महाद्वीप में हुई, तो बताएंगे आप यूरोप महाद्वीप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और जानने का हम प्रयास करते हैं कि सर्वप्रथम किस जगह मिट्टी के टुकड़े पर साख पत्र लिखने का काम किया जाता था। तो बेबीलोन के बहुत सारे ऐसे शहर, वहाँ भी एक दावा किया जाता है कि जो चाल्दिया है, असीरिया है, वहाँ पे इस तरह के लिखने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं असीरिया एक जगह का नाम है, वहाँ पे बेबीलोन में, यानी सर्वप्रथम किस जगह पे मिट्टी के टुकड़े पर साख पत्र लिखने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि असीरिया एक जगह है जहाँ पे मिट्टी के
टुकड़े पे साख पत्र यानी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का जो हमने जिक्र किया था, उस तरह से पत्र लिखने का काम किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंक क्या है। तो बैंक क्या है? एक संस्था है। जैसे पूछ देता कि बैंक क्या है, बैंक दुकान है क्या, बैंक एक मकान है, बैंक एक संस्था है, क्या है? तो आप बताएंगे कि बैंक एक संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है, यानी मुद्रा का वो क्रय विक्रय करती है। तो नेक्स्ट है व्यापारियों, उद्योगपतियों, संस्थाओं के लिए उपयुक्त खाता, यानी व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए और बड़े बड़े संस्थान के लिए बैंक में किस तरह के खातों की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि चालू खाता, जिसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, चालू खाता, मतलब ऐसे संस्थानों में चालू खाता की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है किस खाता पर ब्याज सबसे अधिक प्रदान किया जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरें किस खाता पे सबसे अधिक दिया जाता है। तो मैंने बताया था सबसे अधिक ब्याज फिक्स डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं सावधि जमा खाता, यानी सावधि जमा खाता, सावधि जमा खाता जिसको हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे सबसे अधिक ब्याज दर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि अधिविकर्ष की सुविधा किस खाता पे प्रदान की जाती है। ओडी की सुविधा, ओडी जिसको मतलब ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस खाता पे प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि करेंट अकाउंट पे, यानी करेंट अकाउंट पे जिसको हम बोलते हैं चालू खाता, चालू खाता पे ओडी की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी ओडी का मतलब ओवरड्राफ्ट, अगर आपके खाते में 50,000 रुपया परमानेंट अगर बैलेंस रहता है, ऑन एवरेज परमानेंट रहता है, तो बैंक हो सकता है कि आपसे प्रसन्न होकर के 10,000 की लिमिट आपको बढ़ा दे कि आप चाहे तो 60,000 रुपया निकाल सकते हैं। आपके खाते में 50,000 ही क्यों ना हो, आप 60,000 रुपया तक निकाल सकते हैं। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा हुआ वही ओडी हुआ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अधिविकर्ष की सुविधा किस खाता पे प्रदान की जाती है। तो आप जाने करेंट अकाउंट्स में, यानी चालू खाता पे। नेक्स्ट है क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, यानी किस खाता पे डेबिट कार्ड की सुविधा और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान नहीं की जाती। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, यानी बचत खाता और चालू खाता दोनों पर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग एक जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, इन दोनों पे क्रेडिट और डेबिट दोनों की सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सुविधाएं किस खाता पे प्रदान नहीं की जाती है। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों की सुविधाएं नहीं प्रदान की जाती है। और एक चीज़ और बता दें, और जो रिकरिंग अकाउंट पे भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो फिक्स डिपॉजिट के आधार पे क्रेडिट की सुविधाएं दी जाती है कि अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपकी धनराशियां जब्त कर ली जाएगी। तो एक बेस बना करके ऐसे जो आप जनरल तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहें तो आपके पास क्रेडिट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होना चाहिए और आपका बेस होना चाहिए कि हाँ आप इसका भुगतान आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसको और मिटा करके हम देखते हैं और बहुत सारी बातों को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे एक नज़र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ चीज़ें छूट गया था कि इटली में, फ्रांस में और इंग्लैंड में बैंक को किस नाम से जानते हैं। तो हम इटली में पहले देख सकते हैं कि इटली में हम बैंकों के नाम से जानते हैं। यानी इटली में बैंक शब्द का प्रयोग किस तरह कर सकते हैं, तो इस तरह से बैंकों, इटली में इस तरह से हम करते हैं बैंकों, BANCO। और फ्रांस में बैंके, फ्रांस में
आप देख सकते हैं BANCK, फ्रांस में बोलते हैं बैंके, और इंग्लैंड में बैंक को किस तरह से लिखते हैं, तो बैंक लिखते हैं, सिंपल जो हम लोग लिखते हैं यानी बैंक। तो इस तरह से देख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इटली में बैंक को किस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से लिखते हैं, फ्रांस में इस तरह से लिखते हैं, और इंग्लैंड में इस तरह से लिखते हैं, और भारत की भी बात आती है तो इसी तरह के हम लिखते हैं। और नेक्स्ट, और इसमें और क्वेश्चन हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में, विश्व में आधुनिक बैंकों का कुछ हम क्रम आपको बताना चाहेंगे, बताए भी हैं। 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी, और 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, यानी 1157 में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना हुई थी, और 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना की स्थापना हुई थी। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1407 में जिनेवा और 1609 में एम्स्टर्डम, यानी 1407 में बैंक ऑफ जिनेवा और 1609 में बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, इस तरह से बैंक ऑफ एम्स्टर्डम। और फिर से आप देख सकते हैं कि 1619 में बैंक ऑफ हेम्बर्ग और 1695 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, यानी 1619 में बैंक ऑफ हेम्बर्ग और 1695 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी इस तरह से देख सकते हैं ये विभिन्न देशों के ये पहले कमर्शियल बैंक है, पहला कमर्शियल बैंक है। और मैंने बताया 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी 1770 में। और ये 1832 में फेल भी हो गया, 1832 में क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये आपका रहा एक नज़र में कि विभिन्न देशों की प्रथम आधुनिक यानी व्यापारिक बैंकों की स्थापना कब और कैसे हुई थी। अब नेक्स्ट हम आगे आपको लेके चलते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना कब और कहां हुई थी। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना, हम विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 1656 में रिक्स बैंक, 1656 में रिक्स बैंक, स्वीडन में केंद्रीय बैंक, यानी विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी, और उस बैंक का नाम था रिक्स बैंक, और उसकी स्थापना 1656 में हुई थी। उसके बाद 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुआ, 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड। और एक चीज और बता दें, कभी कभी जीके में पूछता है कि केंद्रीय बैंकों की जननी किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना कब और कहां हुआ था, तो 1656 में रिक्स बैंक और स्वीडन में हुआ था। लेकिन जब जननी की बात आती है तो 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की हम बात करेंगे। उसके बाद आता है 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड, 1814 में बैंक ऑफ नीदरलैंड आता है। उसके बाद 1856 में बैंक ऑफ स्पेन, 1856 आता है, 1856 में बैंक ऑफ स्पेन आता है। उसके बाद आता है 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम, 1913 में आता है फेडरल रिजर्व सिस्टम, ये अमेरिका में है, एक चीज और बता दें कि सभी देशों में केंद्रीय बैंकों की संख्या 1 होती है, लेकिन अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पे केंद्रीय बैंकों की स्थापना, सेंट्रलाइज बैंक की संख्या 12 है।
क्या कितना है 12 है। यानी हम कह सकते हैं कि फेडरल रिजर्व सिस्टम वहाँ का हेड बैंक है, लेकिन सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक की स्थापना तो अमेरिका में 1913 में हुआ था। अगर पूछता कि अमेरिका में केंद्रीय बैंकों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 12 और अन्य देशों में कितनी है तो बताएंगे 1। और फिर भारत की बात भी कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई भारत में, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जीके में पूछता है कि आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी तो आप बताएंगे कलकत्ता में हुई थी, लेकिन 1937 में कलकत्ता से इसकी जो हेड ऑफिस है उसे बॉम्बे में स्थापित कर दिया गया। 1937 में रिजर्व बैंक का जो हेड ऑफिस था वो कलकत्ता से हटा करके बॉम्बे में कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी कोलकाता में, और 1937 में कोलकाता से हटा करके बॉम्बे में कर दिया गया। और आज भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हेड ऑफिस आपका कोलकाता में ही है। उसका 4 जोन है और उसके बाद और अन्य शाखाएं हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ये विभिन्न देशों की केंद्रीय बैंक है। तो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक 1656 रिक्स बैंक, 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसे बैंकों यानी केंद्रीय बैंकों की जननी के भी नाम से जाना जाता था, 1814 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1856 में बैंक ऑफ स्पेन, 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका, और 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और कलकत्ता में हुई। 1937 में इसके हेड ऑफिस को बॉम्बे में कर दिया गया, क्योंकि भारत की राजधानी भी पहले कोलकाता में ही थी और 1912 में कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी कर दी गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि केंद्रीय बैंकों का हमने आपको एक नजर में इतिहास बताया। अब कुछ और भी बैंकों का हम इतिहास आपको बताने वाले हैं, जो एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिद्ध होते हैं। और मैं आपको बात करूंगा विश्व औद्योगिक बैंक, भारत के औद्योगिक बैंकों के प्रकार के अगर हम देखते हैं तो उसमें सब हम आपको बताए हैं। औद्योगिक बैंक तो आज़ादी से हम चाहते हैं, आज़ादी से पूर्व की बात करते हैं। आज़ादी से पूर्व औद्योगिक बैंकों की स्थापना कब कहाँ हुई थी? तो 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी। 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक, 1917 में टाटा औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी और 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी। 1919 में कलकत्ता औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई थी। 1920 में मैसूर और 1923 में लक्ष्मी। 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक और 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक की स्थापना हुई। तो ये जो बैंक था ये आज़ादी से पूर्व का बैंक था, यानी हम जब आज़ाद नहीं हुए थे तो आज़ादी से पूर्व के भी भारत में औद्योगिक बैंकों की स्थापना किया गया, जिससे देश के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें दीर्घकालीन लोन दिया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हम आज़ादी के बाद की भी बात करते हैं। तो ये हो गया आपका टाटा औद्योगिक बैंक, कलकत्ता औद्योगिक बैंक, 1920 में मैसूर औद्योगिक बैंक, 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक, जो आज़ादी से पहले इन औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई थी। अब आज़ादी के बाद की भी बात हम कर लेते हैं। आज़ादी के बाद की बात कर लेते हैं, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद, यानी 1947 से पहले का और 1947 के बाद का। तो देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, पहला देख सकते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। 1948 में, जिसको IFCI के भी नाम से जानते हैं, IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना
1948 को हुई थी। फिर राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई, और दूसरा हम देख सकते हैं कि राज्य वित्त निगम की स्थापना हुई 1951 में। 1951 में इसको SFC यानी यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बोलते हैं राज्य वित्त निगम की स्थापना है। उसके बाद भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक साख निवेश निगम लिमिटेड, जिसको ICICI बैंक के भी नाम से हम जानते हैं। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। और नेक्स्ट आपको बात करते हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और आता है भारतीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, एक मिनट, विकास बैंक ही केवल बोलते हैं, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय इकाई प्रन्यास, जिसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारतीय इकाई प्रन्यास जिसको बोलते हैं UTI, भारतीय इकाई प्रन्यास UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी 1964 में हुई। और भी बहुत सारे औद्योगिक बैंकों की स्थापना हुई थी, मैं शॉर्ट में कुछ मैं आपको बता दूं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद इस तरह से बहुत सारे इंडस्ट्रियल बैंक का मतलब ये होता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए यह बैंक की स्थापना की जाती है, जो उद्योगों के लिए यह ऋण प्रदान करती है 20 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के कुछ बैंक की स्थापना हमने बताया। कुछ विदेशी विनिमय बैंक के भी हम बात कर लेते हैं। विदेशी विनिमय बैंक की भी हम कुछ बात कर लेते हैं। इसमें क्या है विदेशी विनिमय बैंक? एक मिनट, विदेशी विनिमय बैंक के रूप में हम देख सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया भारत में विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम किया था 1842 में। ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, पहला हम देख सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया 1842 में, यानी 1842 में ये ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया भारत के तरफ से विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम किया, जो 1884 में फेल हो गया था। ये 1884 में क्या हो गया था? फेल हो गया था। 1884 में फेल हो गया था। फिर अलायंस बैंक ऑफ शिमला का भी नाम सुने होंगे। अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1920 में ये विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम किया, और 1923 में, बहुत कम समय में, ये 1923 में ही फेल हो गया। उसके बाद आता है कि विदेशी विनिमय बैंक के रूप में एक देश से दूसरे देश में जा करके काम करने वाला बैंक, तो पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। यानी भारत से बाहर जाकर के कोई विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम करने का जिसे श्रेय मिला, उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिला 1936 में। 1936 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1936 में, यानी 1936 में ये लंदन में, यानी लंदन में अपना पहला शाखा विदेशी विनिमय बैंक के रूप में खोला, और 1948 में ही बंद हो गया। 1936 1948 तक चला,
1948 में क्या होगा, ये बंद हो गया। तीसरा से हम देखते हैं कि कुछ विदेशी विनिमय बैंकों की भी हमने बात किया, यानी भारत का पहला विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम करने वाला बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया 1842 में 1884 में फेल हो गया, और अलायंस बैंक ऑफ जो शिमला है 1920 में 1923 में फेल हो गया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक था जो भारत से दूसरे देश में विदेशी विनिमय बैंक के रूप में काम करने लंदन गया, और 1936 में गया, 1948 में ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब मैं लेके आता हूं कि सहकारी साख समितियों की क्या है स्थिति। सहकारी साख समिति, सहकारी साख समिति की बात करते हैं तो दो तरीके सहकारी साख, एक ग्रामीण सहकारी साख समिति है और एक शहरी साख समिति है। तो हम विश्व की बात करते हैं, यानी विश्व के सहकारी साख समिति, यानी अगर देखें तो विश्व में शहरी साख समिति का सूत्रपात किसने किया था और ग्रामीण साख समिति का सूत्रपात किसने किया था। तो शहरी का आपको मैं बता दूं कि हर्मन शुल्ज डेलिस जर्मन के ही एक ऐसे विद्वान थे जिसने शहरी साख समिति की स्थापना किया था। उन्होंने बताया कि आम गरीब जनता को अपनी आर्थिक मदद कैसे करना है, तो सहकारी साख समितियों के द्वारा वो बताने का प्रयास किए। शहरी साख समिति हर्मन शुल्ज डेलिस, तो आता है कि शहरी साख समिति तो हर्मन शुल्ज डेलिस, यानी हम देख सकते हैं कि शहरी है हर्मन शुल्ज डेलिस। शुल्ज डेलिस का मतलब होता है शहरी, यानी आप अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें कि कैसे। तो आपने देखा हर्मन शुल्ज डेलिस जो विद्वान थे उस शहरी साख समिति की स्थापना किया था, और फ्रेडरिक विलियम रेफेजन ये ग्रामीण साख समिति, यानी ग्रामीण साख समिति का सूत्रपात किसने किया था, तो आपको बता दें फ्रेडरिक विलियम रेफेजन जो विद्वान थे वो ग्रामीण साख समिति के सूत्रपात किए थे, और हर्मन शुल्ज जो डेलिस थे वो शहरी साख समिति के सूत्रपात किए थे। अब भारत की बात करते हैं। अभी तो हमने किसका बात किया, विश्व का बात किया, तो भारत की बात करते हैं कि भारत में शहरी साख समिति का सूत्रपात किसने रखा था। तो ये विश्व की बात मैं कर लिया। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में सहकारी साख समिति, भारत में सहकारी साख समिति, तो इस तरह से हम देखते हैं सर विलियम रेफेजन का नाम आप सुने होंगे, सर फ्रेडरिक निकलसन, सर फ्रेडरिक निकलसन, ये भारत में यानी भारत में सहकारी साख समिति के जो जन्मदाता हैं, सूत्रपात करता है, विचारक हैं, वो कौन है, सर फ्रेडरिक निकलसन। भारत में सहकारी साख समितियों के सूत्रपात इन्होंने किया था, और इन्हीं के विचार में 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। कभी कभी पूछता है कि अकाल आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी, और 1904 में पहला सहकारी अधिनियम पास किया गया था। 1904 में भारत में पहला सहकारी अधिनियम पास किया गया था, जिसमें प्राथमिक ग्रामीण साख समिति की स्थापना का उसमें लेख है, जिक्र है। उसके बाद आता है 1912 में। 1912 में पुनः अधिनियम पास किया गया, एक नया सहकारी अधिनियम पास किया गया, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय नया
सहकारी अधिनियम पास किया गया और इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय सहकारी साख समितियों की बात की है। इसमें जो केंद्रीय सहकारी साख समिति होती है वो जिले स्तर पे होती है और प्रांतीय साख जो समिति होती है वो राज्य स्तर पे होती है। तो और जो प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है वो गांव स्तर पे होती है, तहसील स्तर पे होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे कि सर फ्रेडरिक निकलसन भारत के सहकारी साख समिति के सूत्रपात करता है और 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुआ। इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया कि भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना होनी चाहिए। 1904 में पहला सहकारी अधिनियम पास किया गया जिसमें प्राथमिक सहकारी या गैर प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की गई। 1912 में नया सहकारी अधिनियम पास किया जिसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विषय को भी शामिल किया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि भूमि बंधक बैंक का भी मैं आपको जिक्र कर दूं। एक नजर में आपको सारे क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। भूमि बंधक बैंक यानी भूमि बंधक बैंक का मतलब है किसानों को लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, दीर्घकालीन ऋण की जरूरत पड़ती थी, तो उसे बैंक्स कमर्शियल बैंक नहीं प्रदान करता था। तो इस आधार पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा व्यवस्था बनाया कि भूमि को गिरवी रख करके किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाए जिससे बड़े बड़े कृषि यंत्र खरीद सकें और बड़े बड़े बागीचे लगा सके, अपने कुछ उधार दे सकें, कुछ जमीन को खरीदना है तो खरीदा। 1920 में यहाँ पे भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई थी। 1900 बैंक में भारत में पहला भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई थी और ये कहाँ चला गया, जो पंजाब के झांग एक जगह है, झांग एक राज्य है जो वो पंजाब प्रांत में पाया जाता है। झांग का जो जगह है वो पंजाब प्रांत में पाया जाता है और वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। यानी 1920 में हम जब आज़ाद नहीं हुए थे तो भूमि बंधक बैंक की स्थापना झांग में हुआ, पंजाब प्रांत के झांग में हुआ और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। लेकिन 1929 में भूमि बंधक बैंक की स्थापना मद्रास में हुआ और इस तरह से बहुत सारे राज्यों में अब भूमि बंधक बैंकों की स्थापना हुई है जिससे किसान अपनी भूमि को गिरवी रख करके लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस प्रदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको और आगे ले चलता हूं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड, जिसको नाबार्ड की स्थापना यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। ध्यान लीजिए, ये कृषि का एक सबसे बड़ा ये उपक्रम है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्थापित उपक्रम है। सबसे पहले आरबीआई खुद कृषि क्षेत्र को संभालती थी, लेकिन अब कृषि से संबंधित समस्त समस्या का समाधान नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको बोलते हैं वो नाबार्ड को दे दिया गया। जो किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना भी 1998 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998 और 1999 करके आता है। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना किया गया था जो नाबार्ड का ही देन था कि हर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान किया जाए ताकि किसान अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से फाइनेंस प्राप्त करके और फसलीय जो व्यवस्था है उसके माध्यम से कर चले। फिर उसके बाद आता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। अब डाकघर बचत बैंक की स्थापना की बात करते हैं। 1882 में डाकघर बचत बैंक की स्थापना हुई थी। भारत में
सर्वप्रथम 1882 में डाकघर बचत बैंक की स्थापना किया गया था। उसके बाद आता है निर्यात आयात बैंक। फिर आता है 1882 में, नहीं 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। 82 का जिक्र जान लीजिए। 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अब भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की भी स्थापना मैं बता दूं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1987 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। मैं प्रेसिडेंसी बैंक की जो बात किया था, थोड़ा सा एक नज़र में उसको भी आपको बता देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा नाबार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डाकघर और आयात निर्यात और राष्ट्रीय आवास बैंक का हमने जिक्र किया। अब एक चीज़ और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि भारत में प्रेसिडेंसी बैंक यानी जिन्हें केंद्रीय बैंकिंग से संबंधित समस्त अधिकार इनको प्रदान थे, नोट निर्गमन और नियंत्रण और संचालन से संबंधित सभी नीतियां इनके अंतर्गत निहित थी। तो प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में 3 बैंक था। मैं तीनों का जिक्र कर देता हूं। पहला बैंक है द बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 में हुआ था, द बैंक ऑफ कलकत्ता। उसके बाद द बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में हुआ था और उसके बाद द बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक था, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास केबीएम। तो इस तरह से हमने देखा प्रेसिडेंसी बैंक था। और प्रेसिडेंसी बैंक से पहले मैंने बताया था 1770 में द बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी और 1832 में वो फेल हो गया था। वो भी एक कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये स्वायत्तता के आधार पर इस बैंक की स्थापना हुई। ये तीनों बैंक, इस तीनों बैंक का विलय 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में हो गया। यानी तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का विलय 1921 में इंपीरियल बैंक के रूप में कर दिया गया और 1921 से लेकर 1934 तक इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता रहा। लेकिन 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक की स्थापना हो जाने के बाद केंद्रीय बैंक से संबंधित काम इनसे छीन लिए गए। ये स्वायत्तता के आधार पे है। ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित बैंक था जो भारत में व्यवहारिक सभी लोगों के लिए एक समान व्यवहार नहीं करता था। अंग्रेज से संबंधित लोगों को ये प्रॉफिट प्रदान करता था, बाकी अन्य लोगों को बहुत प्रेशर या कोई चाटुकार हो या उसके सेवक हो या बहुत जान पहचान हो, उन्हीं को सेवाएं उपलब्ध करा पाती थी, जिससे देश का विकास संभव नहीं हो पा रहा था। बड़ा दिक्कत आ रही थी। तो कुछ लोगों का विचार था कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन इसकी शाखाएँ भारत में बहुत ज़्यादा थी। तो हुआ कि नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाए। तो 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब इस पे हाथ हो गया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बना दिया गया SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और तब से ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अब तक जाना जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से चाहे शाखा के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैं प्रेसिडेंसी बैंक का ये इतिहास है। और आज के लिए इतना ही है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का एक विकल्प तैयार किया और नेक्स्ट 2-3 चैप्टर को मिलाकर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।